देश कोरोना की चुनौती से जूझ रहा है और इस चुनौती का सामना करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया। लॉकडाउन से कोरोना की रफ्तार पर कितना ब्रेक लगा या नहीं लगा ये तो चर्चा का विषय है ही, लेकिन लॉकडाउन से जो बड़ी चुनौती सामने आई वो थी प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। प्रवासी मजदूरों की तकलीफें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इनके दर्द की दवा के नाम पर अब सियासत गरमाने लगी है। तो कोरोना संक्रमण के बीच मजदूरों का पलायन पिछले काफी दिन से जारी है। कोई साधन न होने के सूरत में मजदूर पैदल ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते देख सरकारें जागी और मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए इंतजाम करने का फैसला किया। लेकिन जो इंतजाम किए गए वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान थे। हालांकि धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया गया। रेल मंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि कामगारों को वापस घर भेजने के लिए अब तक 1034 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। रेल मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार ने इस दिशा में बहुत तेजी से कदम उठाए हैं और देश भर में चली कुल श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में से लगभग 80% ट्रेनें इन दोनों राज्यों में चलाई गई हैं। हालांकि पैदल पलायन करते श्रमिकों की तस्वीरें अब भी सामने आ रही हैं। कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब रेलवे ने मजदूरों के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाने का ऐलान किया और टिकट किराया वसूली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मजदूरों के टिकट किराए के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान किया। और फिर यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पत्र लिखकर 1000 बसें मजदूरों के लिए चलाने की परमिशन मांगी। उसके बाद यूपी से जो बस पॉलिटिक्स शुरू हुई वो अब तक जारी है। उत्तर प्रदेश में जारी बस राजनीति में एक और नया मोड़ तब आया जब राजस्थान की गहलोत सरकार ने यूपी गवर्नमेंट को उस बस किराए का भुगतान करने को कहा जो यूपी के छात्रों को कोटा से भेजने के लिए उसने खर्च किया था। इस बात को लेकर सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है और राजनीति के धुरंधर इस मुद्दे पर अपने अपने शब्दबाण छोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर समस्याओं का राजनीतिकरण हो गया है। महामारी के इस दौर में क्या वाकई में राजनीतिक दल अपने लिए अब अवसर ढूंढ रहे हैं? इस पर करेंगे बात और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी जो इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ राजस्थान से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, राजस्थान से जुड़ेंगे अंजनी पांडे। फिलहाल बिहार से हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं। अंजनी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो पॉलिटिक्स अब चल रही है, राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, बिहार में किस स्तर पर ये पहुंच चुकी है? क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है वो यहाँ पर देखा जा रहा था, आरजेडी जेडीयू एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और अब जो है मजदूरों को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है और राजनीति कितनी गर्मा रही है? देखिए कायनात, बता दूं कि राजनीति बिहार में भी चरम पर है इन मजदूरों प्रवासियों की समस्या को लेकर के। जो प्रवासी है मजदूर, वो मजदूर लगातार दूसरे प्रदेशों से बिहार आ रहे हैं और बिहार में कई लगभग सभी जिलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। पंचायत लेवल पर जितने भी विद्यालय उन विद्यालयों में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया जहाँ इन लोगों को ठहरने की व्यवस्था की गई है। आज ही मुख्यमंत्री ने 10 जिलों के 10 जिलों के क्वारंटाइन सेंटर पंचायत लेवल पर जो थे उन सेंटर के जो वासिंदे हैं उसमें जो रह रहे हैं प्रवासी मजदूर, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां का हाल जाना। चूंकि पिछले विगत कुछ दिनों से इस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां या इस तरह की बातें आ रही थी कि वहां पर व्यवस्था का आलम है, ठीक से मजदूरों को खाना नहीं मिल रहा है, पानी की कमी है, तो सरकार ने निर्देश दिया था कि अधिकारी जाकर के उन क्वारंटाइन सेंटर्स पर जाकर के इन सब चीजों का निरीक्षण करे कि उनको किसी भी तरह की असुविधा न हो और सभी तरह की सुविधाएं जो है वो प्राप्त हो सके जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। खास करके मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं वो धैर्य रखें और धीरे धीरे सभी मजदूरों को जो है वह लाया जाएगा, चाहे खाने की व्यवस्था हो या और भी किसी दूसरी व्यवस्था की बात हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी तरह से क्वारंटाइन सेंटर्स में उनको किसी तरह की परेशानी न हो। लेकिन इसके बावजूद कई क्वारंटाइन सेंटर्स में हंगामा हुआ, अधिकारियों के ऊपर लाठी चलाई गई, ईंटें चलाए गए और अधिकारियों को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। आज मुख्यमंत्री खुद उन 10 जिलों के सेंटर्स पर खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन प्रवासी मजदूरों
से बात की, उनकी समस्याओं को सुना और उन समस्याओं को सुनने के बाद वहाँ के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि उन समस्याओं का जल्द से जल्द हल निकाला जाए और इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। आज 87 ट्रेन आने वाली है, जिनमें से लगभग 1 लाख से ज्यादा मजदूर, प्रवासी मजदूर जो है देश के विभिन्न भागों से प्रदेश में आने वाले हैं। तो मजदूरों के पलायन की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। साथ ही साथ इसके साथ जो कोरोना मरीजों की संख्या है वह भी लगातार बढ़ रही है। अभी जो स्वास्थ्य विभाग का अपडेट आया है 5 बजे, उसमें 2105 मरीज जो है वो कोरोना से संक्रमित हो गए, जिसमें से 118 जो है वो आज अभी तक की जो खबर है उसमें 118 मरीज आए हैं। तो एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण है वो लगातार फैल रहा है और खासकर के प्रवासी मजदूरों के आने की वजह से इस संख्या में इजाफा हुआ। 1000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि अभी 3300 जो है वो अभी रिजल्ट उनका जो अंजनी, जैसा कि आप बता रहे हैं, एक एक करके हम इन सब पर बात जरूर करेंगे, लेकिन जैसा भी आपने कोरोना के केसेस के बढ़ने की बात की, प्रवासी मजदूरों के आने से आपने कहा कि मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है सरकारों की तरफ से कि जहां से ये मजदूर चढ़ रहे हैं, बस में चढ़ रहे हैं या फिर रेल में चढ़ रहे हैं, इनकी जांच करवा के भेजी जा रही है और जब ये दूसरे राज्य पहुंच रहे हैं वहां भी इनकी प्रॉपर जांच हो रही है। आपसे हम जानना चाहेंगे इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में इस तरह की चीजें आप देख रहे हैं कि हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो फिर यहाँ पर ये पॉजिटिव केस सामने क्यों आ रहे हैं? जी कहना, एक बार और प्रश्न दोहराएंगे। अंजनी, मैं जानना चाह रही हूँ कि राज्य सरकारें तो अपनी तरफ से ये दावे कर रही हैं कि जो मजदूरों को भेजा जा रहा है जांच के बाद ही भेजा जा रहा है, लेकिन अगर जांच हो रही है तो फिर ये कैसी जांच हो रही है? अगर पहुंचने के बावजूद यहाँ पर पहुंचने के बाद पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं तो फिर सवाल जरूर उठते हैं कि जो दावे और वायदे हो रहे हैं वो कितने सच्चे हैं। देखिए, सरकार जो दावा कर रही है, जितने भी ट्रेनें आ रही हैं, शुरुआती दौर में जो प्रवासी मजदूर थे उनके आने का सिलसिला कम था, तो शुरुआती दौर में उनकी स्क्रीनिंग की गई, टेस्टिंग की गई और तब फिर उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ले जाया गया। लेकिन अब जितनी ज्यादा संख्या बढ़ गई है, रोज करीब 70-80 ट्रेनें जो है वो आ रही है बिहार में, तो अब इतने बड़े पैमाने पर नहीं लग रहा है कि सरकार जो है वो उस तरह से जांच कर पा रही है जिस तरह से जांच करना चाहिए। हम लोगों ने कई खबरें भी दिखाई है जिसमें कि जो क्वारंटाइन सेंटर में जाने की तैयारी की जा रही है, तो जो ट्रेन से उतरते हैं, उतरने के बाद उनका सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग किया जाता है, उसके बाद उनको जो है वो क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जा रहा है। तो प्रॉपर उनकी जांच जो है वो नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से ही इस मामला इतना जो है वो बढ़ पा रहा है या इतना मामला जो है वो बढ़ रहा है। क्योंकि यदि कुछ जो प्रवासी है उनकी तरफ से भी दिक्कत हो रही है, जो बीच ट्रेन में उतर जा रहे हैं, स्टेशन पर आ नहीं पा रहे हैं और वो जांच से बचना चाह रहे हैं, इसलिए वो दूसरे रास्ते से निकल जा रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य कर्मी है, जहां पर जिलाधिकारी है या फिर वहाँ के जो विभाग के कर्मचारी हैं वो जब है तो उनके सामने से वो गुजरना नहीं चाह रहे हैं। तो जो सरकार के साथ साथ प्रशासन को भी इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अगर कुल मिलाकर देखें तो सरकार ने जो इंतजाम किए हैं प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए, रखने के लिए, ठहराने के लिए, वो आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि पूरे तरीके से चुस्त दुरुस्त जो है व्यवस्थाएं वो चल रही हैं और सभी इंतजाम जो है जैसे कहे जा रहे हैं उसी तरीके के हुए हैं कि मजदूरों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही? और अगर नहीं हो रही तो फिर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? देखिए, पॉलिटिक्स भी अपनी जगह पर है, पॉलिटिक्स भी हो रहा है। शुरू से ही जब प्रवासी मजदूरों को नहीं लाने की बात थी उस वक्त भी पॉलिटिक्स हुआ था, राजनीति हुई थी। जब लाया जा रहा तभी राजनीति हुई है। आज भी प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि कर्मनासा के पास लालू रसोई करके उन्होंने एक ये शुरू किया है जिसमें कि जो प्रवासी मजदूर उस बॉर्डर से जा रहे हैं, बिहार के बॉर्डर से, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई। एक वीडियो जारी करके सरकार पर लगाया है आरोप, और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जो है वो उन जगहों पर जहां पर हमारे राजद के जो कार्यकर्ता है वो जब खाना खिला रहे हैं तो वहाँ के जो टेंट थे या वहाँ की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को वहाँ के प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया है। तो तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर पार्टियां, चाहे वो हम की बात करें, जदयू की बात करें, रालोसपा की बात करें या राजद की बात करें, सभी जो है वो अपनी रोटियां सेकने के फिराक में है। क्योंकि अंजनी, इस पर मैं जरूर आऊंगी कि कौन कौन यहाँ पर किस तरीके से मौके का फायदा उठाने की ताक में लगे हुए हैं और जिन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है और जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा पहले ध्यान देने की जरूरत है, कोरोना जैसे महामारी पर, उस पर सबका भी कितना ध्यान रह गया है। बने रहिए हमारे साथ। सूरज दुहान हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स यहाँ पर मजदूरों के मुद्दे को लेकर लगातार हो रही है, क्या हरियाणा में भी आप देख रहे हैं कि इसकी आंच वहां तक भी पहुंच गई है?
देखिए कायनात, बात की जाए पलायन करने वाले मजदूरों की, जो सियासत तेज है लगातार हर एक राज्य में देखने को मिल रही है। हरियाणा की बात की जाए, वहाँ पे गुरुग्राम में भी यहाँ पर तेज होती नजर आ रही है। तो ये लगातार जितने भी पलायन करने वाले लोग थे, वो लगातार हरियाणा सरकार, मनोहर सरकार को भेजने का काम यहाँ पर कर रही थी। लेकिन राजू चौक पर जब कोई मजदूर वहाँ पर सड़कों पर दिखता है, तो जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो सामने आते हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं मनोहर सरकार पर और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वह सवाल खड़े करते नजर आते हैं कि लगातार कि मजदूरों का सरकार कुछ करे। लेकिन वो सरकार और जो दूसरी विरोधी पार्टी थी वो पहले कहाँ थी, क्योंकि अभी सियासत तेज हो गई है। अगर 10 दिन पहले की बात की जाए तो लगातार वो गुणगान कर रहे थे कि इस संकट की घड़ी में हम साथ हैं। चाहे किसी विरोधी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की पार्टी की बात की जाए, क्योंकि हरियाणा में कई तरह की कई पार्टियां पे है, लेकिन उसके बावजूद अब जो सियासत है वो तेज हो गई है। यानी कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार, जो भी नेता है वो सामने आने लगे हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं मनोहर सरकार पर, और लगातार मनोहर सरकार के साथ में सवाल करते हैं। तो लगातार दूसरी बात, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर गरीबों के लिए सरकार नहीं है। लेकिन पहले ये बात सामने आई थी, जब भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर देखी गई थी, लगातार उनके पास भी गए थे, उन्होंने कहा कि इस आर्थिक स्थिति में साथ है, हम कोई पॉलिटिक्स बाजी नहीं करते, ना ही कोई बयानबाजी करते, हम देश के साथ है। अगर देश आर्थिक संकट में खड़ा है तो बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अब जिस तरह देखा जाए, जब बस भेजने की बात की थी राजस्थान में, उसके बाद पलायन करने वाले मजदूर के ऊपर बिल्कुल सियासत तेज हो गई है। और जब यहाँ पर गुरुग्राम में जब मतलब पलायन करने वाले लोग हैं वो सड़कों पर दिखते हैं, अगर कोई विरोधी पार्टी यानी कोई कांग्रेस पार्टी का कोई नेता सामने नजर आता है, तो यही सामने नजर आती है कि आखिर मनोहर सरकार इनको कहां तक लेके मार डालेगी। यानी वो मारने तक की बात करते आए हैं। हालांकि उनको ये देखना चाहिए कि आर्थिक स्थिति में उनको खाना पीना उनको प्रोवाइड किया जाए, रहने की व्यवस्था की जाए। हालांकि हरियाणा सरकार के साथ साथ मनोहर सरकार और जो यहाँ पे जो प्रशासन है जिला उपायुक्त गुरुग्राम के, यहाँ पर पलायन करने वाले लोग हैं, उनको लगातार खाना पीना और रहने की पूरी व्यवस्था की जाती है। और लगातार पलायन करने वाले लोगों को स्टेशन द्वारा, बस द्वारा, ट्रेन द्वारा भेजा जा रहा है। 3 लाख के ऊपर ही यहाँ पर जो पलायन करने वाले लोग हैं उनको घर पे भेज दिया गया है। हालांकि 5 लाख के करीब यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मजदूर हैं जो वापस यहीं पे आना चाहते हैं, यानी वो चले तो गए, कुछ वापस आना चाहते हैं, और कुछ जो तैयारी यहाँ पर करते नजर आ रहे थे कि हमने अपने घर पे भेज दो, वो ये कहते नजर आए हैं कि आखिर हमने गुरुग्राम में ही रहना है, तो वापस उनको घर भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं सियासत बिल्कुल तेज हो गई है। और पलायन करने वाले मजदूर हैं, उनसे बात करते तो लगातार वो भी इस बात को कबूल रहे कि मनोहर सरकार और यहाँ का जो प्रशासन है पूरा सहयोग यहाँ पर देता नजर आ रहा है। लेकिन देखा जाए कानात, कोरोना का जो कहर है वो लगातार महामारी बढ़ रही है। ऑरेंज जोन में पूरा हरियाणा शामिल तो है। गुरुग्राम में अभी 24 घंटे में 10 नए केस सामने आ गए हैं, यानी 239 केस के 249 केस हो गए, जिसमें 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। तो लगातार कहर भी जारी है, महामारी भी जारी है। और जो प्लान करने वाले लोग हैं उनको एक ठहरा गया है, अलग अलग जोन बढ़ा दिए गए हैं, कंटेनमेंट जोन घोषित भी किए गए हैं, 45 संख्या कर दी गई है। और जो जहां पर कोई पॉजिटिव केस मिलता है उस जगह को लगातार क्वारंटाइन वहां पर किया जा रहा है, स्कैनिंग की जा रही है, आसपास के घरों को किया जा रहा है। यानी प्रशासन पूरी तरह कायनात यहाँ पर अलर्ट है, फिर भी महामारी है वो अपने पैर पसारती नजर आ रही है। दुकानदारों की बात लेकर चलते हैं। दुकानदारों को भी जिला उपायुक्त गुरुग्राम ने अलग अलग दिन निर्धारित कर दिए हैं कायनात, कि आज कपड़े की दुकान खुलेंगी, आज इलेक्ट्रीशियन की दुकान खुलेंगी, आज छोटी पान वाले जो दुकानदार हैं अपनी दुकान खोल सकेंगे, और आज मिठाई की दुकान खुलेंगी। तो लगातार इतनी ज्यादा सख्ताई, यानी इतनी ज्यादा रात भी यहाँ पर मिलती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। सड़कों पर वही मारा मारी, वही जाम, वही हर एक बत्ती पर लगातार जो हॉर्न है वो लगातार देते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चलिए, एक तरफ लोग यहाँ पर लापरवाही बरत रहे हैं और इस समस्या को गंभीरता से समझने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ राजनीति है जो अब यहाँ पर कोरोना को एक बड़ी समस्या मानने को तैयार होती दिखाई नहीं दे रही है, वो अपने आप में ही अब उलझती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी की प्रवक्ता नेहा दुआ भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हमारे सहयोगी कमलेश कुमार कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेहा जी, आपकी तरफ आऊंगी, कमलेश का रुख करूंगी, पहले कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बस पॉलिटिक्स की शुरुआत है यूपी से ही हुई थी और अब यूपी में चरम पर जाती दिखाई दे रही है, क्या कुछ आप बता सकते हैं हमें इस पूरे मामले में अभी तक अपडेट आ गया है? देखिए कहना आपको इस तरह से बताते हैं कि इस तरह कोरोना महामारी को लेकर लगातार सभी जगह पर जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार इजाफा हो रहा था। लेकिन अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में कहीं न कहीं जो कोरोना रिकवर है उसको काफी हद तक सामने आया है। तो 317 मामले कानपुर में थे, जिसमें 288 को रिकवर कर लिया गया है
और यहाँ पर 9 लोगों की मौत हो चुकी है और केवल 20 एक्टिव केस बचे। इसलिए कहीं न कहीं जो कोरोना पॉजिटिव है उनको रिकवर करने का लिए एक बड़ा मिसाल साबित किया है। हम्म। कोरोना के मामले आप जैसे कह रहे हैं कि बढ़ भी रहे हैं और काबू पाने की कोशिश भी हो रही है। कमलेश, मैं यहाँ ये जानना चाह रही हूँ कि प्रवासी मजदूरों की समस्या से जुड़े सवालों को लेकर, मुद्दों को लेकर सियासी घमासान जो मचा हुआ है वो कितना आप देख रहे हैं, उस पर क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह से सियासी मुद्दा जो प्रवासी मजदूरों को लेकर कहीं कहीं राजनीतिक जो मुद्दा बना दिया है, लेकिन अगर कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार अभी जो जो प्रवासी मजदूर हैं नेशनल हाईवे से जाते हैं, लेकिन यहाँ कानपुर में फिलहाल अभी कोई पार्टी का या किसी का मतलब किसी तरह से कोई आरोप नहीं लगाया गया है। लेकिन जो यहाँ प्रवासी मजदूरों के यहाँ पर जितनी भी पार्टियां लगातार जो सेवा कर रही हैं, लगातार उनके जो प्रवासी मजदूरों को खाने पीने की व्यवस्था कर रही हैं, और जो प्रवासी मजदूर हैं यहाँ से जाने के लिए जो कानपुर जिला प्रशासन है पूरी तरह से जो बसों का इंतजाम कर रही है। लेकिन जो बॉर्डर है वहाँ पर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। प्रवासी मजदूरों को पैदल या किसी जो सड़कों से बढ़कर छत के ऊपर जाते थे उनको नहीं जाने दिया जा रहा। उसके लिए जो बसों का इंतजाम किया गया है और कानपुर में आज से जो ट्रेन चलाई जाएगी उसकी भी बुकिंग विंडो खोल दी गई है। कोई भी कहीं अगर जाना हो तो बुकिंग विंडो के द्वारा ट्रेन टिकट बुक करके जा सकता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया कमलेश इस तमाम जानकारी के लिए। नेहा दुआ बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, मजदूरों की समस्या को अब लग रहा है कि दरकिनार कर बैठी हैं सभी पार्टियां और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में ही उलझ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मजदूरों की कोई भी बात उन्होंने दरकिनार नहीं की है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भी है कि जो ये कामकाज खोले गए हैं सारी जगह पे, सारे इलाकों में, वो सिर्फ इसीलिए खोले गए हैं ताकि जो ये मजदूर हैं ये अपना काम कर सकें और कुछ कमा सकें, क्योंकि इनके कामकाज पे सबसे बड़ा जो असर है वो सबसे ज्यादा मजदूरों को ही पड़ा है। तो उनकी जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको उनकी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए सारे कामों को इजाजत दी गई है और राज्य सरकारों को कहा गया है कि आप अगर अपने एरिया में, चाहे वो नाई की दुकान तक क्यों ना हो या मॉल्स हो, इसकी इजाजत आप दे सकते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेवारी आपकी है कि आप सेफ्टी मेजर्स के साथ किस तरीके से खुलवा पाते हैं और उस पर अपने इंतजाम सख्त कर पाते हैं। नहीं, इन चीजों को जो सेफ्टी मेजर्स है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, ये सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को कह दिया गया है। तो अब जो है कोरोना काल में मजदूरों को ये समझना चाहिए कि अब उनकी वजह से ये कामकाज खोले गए हैं और अगर वही यहाँ से पलायन कर लेंगे तो कामकाज कैसे चलेंगे। ये एक बहुत भारी समस्या है, बेरोजगारी की भी भारी समस्या है कि वो सोच रहे हैं हम गांव चले जाएंगे तो हम बच जाएंगे, हम सेफ हैं। वो ये नहीं जानते कि वो यहाँ से वहां पलायन करके वहां भी भूखे अगर रह जाए, खाना खाली मिल जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ना करे अगर उनके किसी भी जानकार को या उन्हें स्वयं को कोई कोरोना से पीड़ित है जिसको पता भी नहीं, क्योंकि यहाँ कोई सिम्टम पता भी नहीं चलता, और वो अपने प्रियजनों के पास पलायन करके जा रहा है, वहां पहुंच रहा है, तो वो सिर्फ अपनी जान के साथ ही नहीं, अपने प्रियजनों की जान के साथ, अपने परिवार की जान के साथ, सबके साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। ये आने वाले टाइम में पता चलेगा कि जो यहाँ से पलायन करके मजदूर जा रहे हैं, बिल्कुल मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की कमजोरियां हैं जो उनका विश्वास नहीं हासिल कर पा रही, और चाहे वो यहाँ तो नेहा जी, अधिकतर तो बीजेपी शासित प्रदेशों से ही पलायन जो है वो हो रहा है, चाहे यूपी की बात करें या फिर बिहार से आने वाले। यूपी से आ कोई नहीं रहा, यहाँ यूपी में जा रहे हैं, बिहार से भी कोई आ नहीं रहा, यहाँ से बिहार जा रहे हैं, महाराष्ट्र से लोग पलायन कर रहे हैं, दिल्ली से मजदूर पलायन नेहा कर रहे जी, हैं। बात तो वही हो गई, जो यूपी में फंसे हुए थे बिहार के मजदूर वो बिहार जाना चाहते हैं, बिहार में जो यूपी के फंसे हुए थे वो वापस यूपी आना चाहते हैं। वो बहुत संख्या कम है। आप देखिए सबसे ज्यादा पलायन जो है वो महाराष्ट्र से हो रहा है, दिल्ली से हो रहा है, पंजाब से हो रहा है और मेरे ख्याल से गुजरात से भी हो रहा है। तो सबसे ज्यादा पलायन इन्हीं राज्यों से हो रहा है और इसमें मैं यही कहूंगी कि यहाँ किसी को ब्लेम करने की जरूरत इस सब पलायन के बीच में एक और जब भाजपा शासित राज्य नहीं है, सिर्फ एक गुजरात जो है वो भाजपा शासित है, लेकिन बाकी कोई भी जो है वो भाजपा के शासित राज्य नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पलायन उन्हीं एरिया से हुआ है जहां पर मजदूरों ने पलायन लाखों की संख्या में किया है। अब यूपी का भी एक स्ट्रक्चर है कि वो लाखों मजदूर ऑलरेडी 40 लाख बुला चुकी है और कितने बुलाए। बिहार का भी एक वो है, एक
एक लिमिटेशन है, जितने भी लोग अभी तक जा चुके हैं और ज्यादा संक्रमण ना फैले, इसलिए मुझे लगता है कि मजदूरों को पलायन रोकना चाहिए और राज्य सरकारों को उनके मुकम्मल इंतजाम करने चाहिए, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था और उनके पैसे का भी, कि उनको दिहाड़ी मजदूर के तरीके से जो कामकाज खोलेंगे उनको पैसा भी मिल रहा है, मॉनिटरिंग करनी चाहिए। तो ये सब तो ठीक है नेहा जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर के जो राजनीति गरमा रही है, आरोप प्रत्यारोप जो शुरू हो गए हैं, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ओछी राजनीति कर रही है, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है। राजनीति कर कौन रहा है इस बार? मेरे ख्याल से तो जो भी राजनीति कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इस टाइम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए और काम पे ध्यान देना चाहिए। किस तरीके से इस बीमारी से लड़ना है, ये सबसे जरूरी और अहम बात है। जो कोई भी लोग, कोई भी मुख्यमंत्री, मैं ये कहूंगी कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री समझने के लिए तैयार नहीं है। एक ईगो है कि ये हमारा राज्य है, मतलब हमारी सरकार नहीं है तो हम इन तंग करें केंद्र को, जबरदस्ती की कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि जो जायज नहीं है। और केंद्र को भी समझना चाहिए कि जहां अगर जरूरत दूसरे शासित राज्यों को, जहां पर भाजपा नहीं भी है, तो उधर भी संभवतः हर मदद करनी चाहिए। तो ये दोनों को तालमेल बिठा के ही चलना पड़ेगा। आऊंगी नेहा जी, बिल्कुल तालमेल की आपने बात कही, लेकिन तालमेल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता आगाह यूनुस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि यहाँ जो मजदूरों की अभी जैसा नेहा दुआ जी ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता, कि आने वाले कम हैं और जाने वाले ज्यादा हैं, या जाने वाले कम हैं आने वाले ज्यादा हैं, तो इस बात को लेकर जरा बताएं, बिहार से कितने मजदूर अभी तक पलायन कर चुके हैं, कितने आ चुके हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जो पलायन है बिहार में ही आ रहे हैं लोग, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर और दूसरे प्रदेशों की बात करें, तो 5 लाख से ज्यादा मजदूर आ चुके हैं। पिछले दिनों जब आपदा प्रबंधन विभाग के से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम लोगों का जो आकलन था वो आकलन था कि 5 से 6 लाख मजदूर जो है वो आएंगे, लेकिन अब जो आकलन है वो लगभग उससे कहीं ज्यादा है और 12 से 15 लाख मजदूरों के बाहर से बिहार आने की संभावना है। इसको लेकर के सरकार अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। पंचायत लेवल पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए और वहाँ सभी तरह की व्यवस्थाओं का सरकार जो है दावा कर रही है। मुख्यमंत्री अपने स्तर पर रोज जो है वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इनकी स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन अब तक जो मजदूर है वो, जैसे आज ही एक आज की बात यदि करें तो 87 ट्रेनें आने वाली है और उससे 1 लाख से ज्यादा मजदूर जो है वो आने वाले हैं। तो आने वाले मजदूरों की संख्या लाखों में है, काफी ज्यादा नहीं है और वह उतनी ज्यादा नहीं है जिससे कि यहाँ के अंजनी, अब इन मजदूरों को अपने पक्ष में साधने के लिए राजनीति जो है वो किस तरह के पैतरे आजमा रही है? अगर यहाँ पर राजद की बात करें तो राजद की तरफ से एक बयान ये भी आया था कि जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो अब इस काम में जुड़ जाएं कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको पार्टी का सदस्य बनाया जाए, उनको सदस्यता दी जाए। देखिए, बता दो कहना कि यह वर्ष जो है वो चुनावी वर्ष है बिहार में। इस वजह से इस मुद्दे को सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, एनडीए हो, एनडीए की गठबंधन की सरकार हो या फिर राजद हो, हम हो या उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा हो, वो सब चाहती है, चूंकि प्रवासी मजदूरों की संख्या जो है काफी ज्यादा है, लाखों में है और उनको एक वोट बैंक के रूप में दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले चुनाव में यदि हम इन मुद्दों को बरकरार रखते हैं, इन मुद्दों को यदि हम जीवित रखते हैं तो हमारे लिए फायदा होगा। इसको लेकर के ही राजनीति जो है वो चल रही है, राजनीतिक गहराई हुई है। पहले भी जब मजदूरों को लाने की बात थी, प्रवासी मजदूरों को, तो राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया था और स्पष्ट तौर पर यह कर दिया था कि केंद्र सरकार का आदेश लॉकडाउन का उल्लंघन करके हम प्रवासी मजदूरों को नहीं लाएंगे। लेकिन उसको लेकर के भी राजनीति यहाँ शुरू हो गई और जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी, चाहे वह रालोसपा हो, राजद हो या हम की ओर से यह आवाज उठाई जाने लगी कि जो प्रवासी मजदूर बाहर है, फंसे हुए हैं, उनको प्रदेश लाया जाए और उसके लिए व्यवस्था की जाए। बसों की बात हुई, सभी पार्टियों ने कहा कि हमारे तरफ से बस तैयार है, हमारी तरफ से टिकट तैयार है, हमारी तरफ से रेलगाड़ियां तैयार है। तो इसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपना रोटी सेकने की फिराक में है कि चूंकि आने वाला वर्ष जो है, यह जो वर्ष है वो आने वाले कुछ एक महीनों के बाद जो है वो चुनाव होने वाला है विधानसभा का। तो इसको लेकर के सभी उस मुद्दे को भुलाना चाहती है कि ताकि जो प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा वर्ग है वो वर्ग हमारे साथ आए, क्योंकि उनको यह दिखना चाहिए। हालांकि जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनके जो काम है वो नजर नहीं आ रहा है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर के वो किस तरह से राज्य सरकार की सहायता कर रही है। राज्य सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है,
मुख्यमंत्री और सचिव स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं और इन स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है कि कैसे उन मजदूरों को लाया जाए। मुख्यमंत्री खुद यह निर्देश दे रहे हैं और उन मजदूरों से, प्रवासी मजदूरों से भी अपील कर रहे हैं कि वे किसी भी तरह से पैदल या किसी दूसरे संसाधनों से नहीं आए। उनके लिए बस की व्यवस्था की गई, ट्रेन की व्यवस्था की गई है और संबंधित राज्य में जो दूसरे और राज्य हैं उन राज्यों में भी सेंटर बनाए गए हैं जहां पर प्रवासी मजदूरों को ठहरने और रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। तो बाहर के 9 राज्य थे जहां पर राज्य सरकार पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी, जहां प्रवासी मजदूरों की संख्या थी या वहां पर बिहार के लोग जो रह रहे थे। तो उस वक्त भी यह बात आई थी कि उनको लाया जाए, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, हम लेकर के नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पर हमने सारी व्यवस्था कर दी है। 9 राज्यों में करीब 53 से ज्यादा केंद्र जो थे वो चलाए जा रहे थे। तो शुरू से ही उनके लाने को लेकर के, न लाने को लेकर के और अब लाने के बाद भी जो है अंजनी, यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, आप उनको किस तरीके से देखते हैं? क्या मानते हैं वो जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से सही है? नहीं, देखिए, जहां तक आरोप लगाने की बात है तो राजनीतिक दल है, विपक्ष में है तो वो आरोप लगाएंगे, उनका वो काम भी है। चाहे वो सरकार कितनी भी अच्छी तरह से काम कर ले या कितनी भी तरह की व्यवस्थाएं कर ले, तो वो राजनीतिक दल जो है विपक्ष में है वो अपना काम कर रही है कि हमें विरोध करना है। लेकिन इस स्थिति में, इस कोरोना के संकट की घड़ी में राजनीति जो है वो ऊपर में नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले मानवता और खास करके हुए प्रवासी मजदूर, चूंकि हम लोगों ने जो देखा है और जो दिखाया है, हमारे दर्शकों ने भी देखा है कि किस तरह से प्रवासी मजदूर बेबस है और वो अपने प्रदेश और अपने घरों को जाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो सरकार व्यवस्था कर रही है उस व्यवस्था में उन्हें सहभागिता निभानी चाहिए और जो प्रवासी मजदूर हैं उनके जो कष्ट है, उनकी जो समस्या है, उन समस्याओं को लेकर के वास्तविक रूप से उन्हें सरकार के सामने लानी चाहिए जिस तरह की समस्या है। लेकिन ये राजनीति सेकने की बात है, राजनीति करने की बात है, तो किसी भी दल के लिए, चाहे वो पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, और राजनीति इस मुद्दे पर कम से कम आज की संकट की घड़ी में यह राजनीति ठीक नहीं है, नहीं होनी चाहिए जी, लेकिन हो रही है फिर भी, और मौके की तलाश में सभी यहाँ पर अब लग गए हैं। जी, निश्चित रूप से जितनी भी पार्टियां हैं वो इन मौके को भुलाना चाह रही हैं, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है, इसलिए वो नहीं खोना चाहती है इस मौके को और इसको लेकर के बराबर लगातार सरकार को जो है वो दबाव बना रखी है, सरकार पर दबाव बना रही है कि मजदूरों, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनकी समस्याओं का हल किया जाए। क्वारंटाइन सेंटर में जो है वह व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार ने कहा है कि जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं उन सबका स्किल का सर्वे कराया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने खुद ही अपील की है कि जो भी प्रवासी मजदूर है वो अब यहीं रहे। मुख्यमंत्री ने वीडियो भी जारी करके अपील की है कि अब उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उनके कामों की व्यवस्था यहाँ की जा रही, चाहे वो मनरेगा के जरिए हो या और भी दूसरे संस्था। 100 से ज्यादा योजनाएं जो है चलाई जा रही है ताकि प्रवासी मजदूर जो है उन्हें काम मिल सके और उन्हें 2 वक्त की रोटी जो है वह मुकम्मल उसकी व्यवस्था हो सके। तो सरकार अपने तरफ से प्रयास लगातार कर रही है कि चाहे वो मजदूरों की संख्या कितनी भी हो। जी, बहुत शुक्रिया अंजनी पांडे इस तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। जी, यूनुस आगा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और इसी बीच आपको बता दें कि हमारे साथ प्रदीप नरूला, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वो भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी, यूनुस जी, अपनी बात रखिए। देखिए, ये जो कोरोना काल है ये केंद्र सरकार इसके अंदर पूरी तरह विफल हुई। मैं इस तरह से बताना चाहता हूँ कि ये प्रवासी मजदूरों को राज्य के आधार पर बांटा जा रहा है। ये देश के मजदूर हैं, देश के राष्ट्र निर्माणकर्ता हैं, शहर के विकास प्रतिनिधि हैं और ये जो देश के अंदर चल रहा है ये केंद्र अपना पल्ला झाड़ करके निकल रहा है। अरे ये समझना पड़ेगा, लॉकडाउन किसने किया? लॉकडाउन केंद्र सरकार ने किया, राज्यों ने उसका पालन किया। आज केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर किनारा कसी कर रही है। आज केंद्र सरकार इन सब प्रवासी मजदूरों के जो इनके साथ हो रहा है सड़क पर अमानवीय सफर में, अंतहीन सफर में, क्या बात करते हैं आप लोग? क्या बात आप मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैलगाड़ी में कभी आपने सोचा कि बैल के साथ कोई इंसान बैल के साथ जुटता हुआ नजर आ रहा हो? कभी वो इंसान बैठता है तो फिर महिला उस बैल के साथ बैलगाड़ी को खींचती है। क्या सूटकेस से बच्चा जो खींचा जा रहा है उसको नहीं देख सकते आप लोग? क्या हाल कर दिया आप लोगों ने प्रवासी मजदूर भाइयों का। अब पूरी ये सब चीजों की केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार ने कोई सामंजस्य राज्य सरकारों के साथ नहीं बिठाला, केंद्र सरकार ने कोई नोडल अधिकारी नहीं बिठाला। अरे ये सब्जेक्ट पूरे देश का है। 10 करोड़ से 12 करोड़ प्रवासी मजदूर पूरे देश में काम करते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूरे देश का ये मसला है, सभी को इस समस्या को मिलकर सुलझाना है। लेकिन आप एक तरफ तो प्रवासी मजदूरों के हमदर्द होने की बात कर रहे हैं, उनके दर्द को लाजमी है, जायज है बिल्कुल, और बनता भी है, दर्द होना चाहिए, हर एक को होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ
अगर राजस्थान सरकार कोटा में फंसे हुए छात्रों को यूपी भेजती है, उसका बिल वहां पर भेज देती है, 36 लाख रुपए कुछ का यहाँ पर बिल अगर सरकार भेजती है, उसे क्या कहेंगे? यहाँ पर सरकार क्या इतने पैसों के लिए वसूली जो है इस वक्त में ऐसे करेगी? आपने दोनों पत्र नहीं देखे। उत्तर प्रदेश सरकार का जो आग्रह पत्र है वो नहीं देखा आपने। यही तो कह रहा हूँ कि झूठ का प्रोपेगेंडा सर चढ़कर बोल रहा है। अब जो है देश का राष्ट्र निर्माण करता देश की तकदीर तय करेगा, देश का शहरी विकास प्रतिनिधि। अरे देखिए, जो इंसान, जो मजदूर शहर को बनाता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करता है, आज केंद्र सरकार उसके साथ क्या रवैया कर रही है। आज देखिए, पाँव में छाले, सर पे पूरा आशियाना रखे हुए, कांधे पे बच्चा गोदी में बैठाले हुए महिला चली जा रही है 1500 किलोमीटर के सफर पर लोग चले जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने और तमाम सरकारों ने इसके अंदर आके मुंह कि वहाँ बिल भेजा आपकी सरकार ने, तो आप इसके जवाब में जवाब दीजिए ना। क्या ये संवेदनशील है? आपकी राजस्थान की सरकार के बिल भेजती है यूपी सरकार को कि हम आपके बंदों को भेज रहे हैं, ये बिल दे दो आराम से हमें। ये कैसी गुंडागर्दी है? ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी है, नाजायज है, एकदम संवेदनशील ही नहीं है राज्य आपकी राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार। आप कृपया करके सेलेक्टिव बेसिस पर गलत चीजों को मत प्रस्तुत करना। उसके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार, मुझे अपना पॉइंट रखने दो। मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या अन्य सरकारों द्वारा जो दूसरे राज्यों से बुलाए जा रहे लोग हैं, उनका खर्चा वहन करने का आग्रह किया हुआ है। उस पत्र को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। अब रही बात, आप आइए प्रवासी मजदूरों के मसले पर। ये अगर केंद्र सरकार या कोई भी मनरेगा में 60,000 करोड़ को 40,000 और करोड़ ऐड करके 100,000 करोड़ मनरेगा का किया गया है। ये केंद्र ने किया है। इससे आप वाहवाही नहीं करेंगे, हमें चाहिए भी नहीं, हमें वाहवाही नहीं चाहिए। लेकिन मनरेगा में अगर 5,000 रुपए हर मजदूर के अकाउंट में हमारी सरकार ही डाल रही है ना, केंद्र सरकार डाल रही है। ये आपके पास तो नहीं है, ये आपकी राज्य सरकारों के हाथ में नहीं है ना। ये केंद्र ने मनरेगा का बजट बढ़ाया है। आप बताइए, आज पश्चिम बंगाल के लोग जो बेहाल है उस उफान से, तो कौन हेल्प कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है ना। तो आप ये मत कहिए कि केंद्र सरकार जो है वो संवेदनशील। यूनुस जी, प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है? कौन इस मौके को अपने पक्ष में भुनाने के लिए बेताब है और अपने पक्ष में भुना रहा है? बन रही है, लोन ले लो उसको कहती है मदद। अरे ऐसी निर्मम मनरेगा लोन नहीं है, मनरेगा में 100,000 करोड़ दिया गया। चलिए, प्रदीप नरूला जी से मैं पूछना चाहूंगी। प्रदीप नरूला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। नरूला जी, क्या कहेंगे यहाँ पर कि अब जो है राजनीति अब इस स्तर पर आ गई है कि आप अपने लिए मौके तलाशने के लिए वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे समस्या कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, और इस वक्त भी वो मौका मिल गया है। देखिए कायनात, सबसे पहले तो जो भी ये चीजें हुई जी प्रवासी मजदूरों के नाम, सबसे पहले तो इंसानियत को समझकर फिलहाल किसने क्या किया, किसकी गलती थी, इस पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे राजनीतिक दलों के मित्र जब भी बैठेंगे तो उनके पास चर्चा यही होगी जो अभी हुआ। किसी को शायद मजदूरों के दर्द का कोई एहसास हो या ना हो, लेकिन हाँ, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ये अभी तक जारी है। सबसे पहली बात ये है कि हम प्रवासी मजदूरों बीच में आपको रोकना चाहूंगी प्रदीप जी। आगा जी सुन लीजिए, उसके बाद आपको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। जी प्रदीप जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले दायित्व तो बनता है कि अभी भी प्रवासी मजदूरों का वो दर्द, वो समस्याएं खत्म नहीं हो गई। ये खत्म करने के बाद हम एक दूसरे पे आरोप लगा लेंगे कि किसकी गलती थी, किसने किया और किसने नहीं किया, तो वो बात में तय कर लेंगे। वो बात सरकार से पूछा जाएगा जिसने बिना तैयारी का मुझे मालूम नहीं ये कौन है। आगा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आगा यूनुस। आगा जी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद पूरा मौका दिया जाएगा। प्रवक्ता है तो मैं आपको बता दूं कि आपका तब दायित्व कहाँ चला गया था जब ये सारी की सारी भीड़ पंजाब और राजस्थान से आगे की तरफ धकेल दी गई, तब आप कहाँ थे?
आप उस राजस्थान से आ रहे हैं। आप भी राजनीतिक बात करते हो। गुजरात का चेहरा नहीं दिखता क्या? नहीं, मुझे तो सारे चेहरे दिखते, मुझे आपका भी दिखाई दे रहा है। अगा जी, इस मुझे वक्त आपका पूरे दिखाई दे रहा देश है। में जो समस्या है प्रवासी मजदूरों की वो एक ही है, एक ही समस्या है, लेकिन अलग अलग तरीके से उसको देखा जा रहा है, अलग अलग तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश हो रही है। कौन ऐसे कर लेगा? अन्यथा त्याग पत्र कांग्रेस दे। पार्टी देश के अंदर बदलाव ऐसे नहीं है सरकार की कोरोना जरूरत काल नहीं है। में, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि हम विधानसभा के आने वाले चुनाव हार जाएंगे। लोगों को समझ आ गया है कि मोदी जी के सही डिसीजन, दुनिया उनकी वाहवाही कर रही है। उन्होंने जो कोरोना काल में किया है। नेहा जी, आपकी बात भी लूंगी, यूनुस जी आपकी बात भी लूंगी, पहले प्रदीप जी को सुन लेते हैं। प्रदीप जी अपनी बात आप रखिए। कायनात ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगा जी, अगा जी, आप लोगों की चूल्हे हिल गई हैं। अगा जी, अगा जी, पूरी तरह उजागर हो चुकी है। चलिए विधानसभा भाजपा का चुनावों में असली पता लग चेहरा जाएगा आपको जनता कि के हमारी सामने नींव हिली है बेनकाब या आपकी जड़ें खुल गई हैं। कर चुका है। आप लोग आपकी गरीब जड़ें विरोधी हैं, खोखली हो किसान चुकी विरोधी हैं। हैं, आप मजदूर कांग्रेस विरोधी को हैं। आराम से हर चुप करके तरफ बैठ से जाना ये चाहिए। विरोधी अगर या आप बस लोग चुप चिल्लाते नहीं होंगे, रहना आपका चाहिए। ऑडियो मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद पूरा मौका आपको मिलेगा आपकी बात रखने का। जी प्रदीप जी। जी कायनात, ये जितने भी राजनीतिक दल हैं ये सारे हमाम में नंगे हैं। सभी राजनीति करते हैं, चाहे वो मजदूरों की हो, चाहे वो गरीब तबके की बात करते हो, चाहे वो किसी भी की बात करते हो। इन्हें सिर्फ मौका चाहिए राजनीति करने का। इस वक्त किसी को भी कहीं कोई दर्द नहीं छलक रहा। कितने लोगों ने, जितने बैठ के यहाँ टीवी पे भाषण दे रहे हैं लोग बात, इनसे पूछ लो कितने मजदूरों की मदद की इन्होंने, किस सहायता, कहाँ इन्होंने सहायता की। आऊंगी आगा जी, आऊंगी, बात पूरी होने दीजिए। नेहा जी आपको भी सुनूंगी, पहले बात पूरी होने दीजिए। नेहा जी बात पूरी होने दीजिए प्रदीप जी की। जी प्रदीप जी। जी मैं आपको बताता हूँ कायनात कि बिल्कुल तो ये सभी लोग राजनीति कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो बस कांड हुआ वो आपके सामने है। पहला पक्ष, अगर योगी जी को 800 में से 400 या 500 या 600 बसें ठीक लग रहे थे तो उनको परमिशन दे दी जाती। जी अगर परमिशन ही देनी थी, मान लो आप, चलो ठीक है आप कानून के नियमों की बात करते हैं, तो जितनी बसें ठीक थी उनको परमिशन दे देते। योगी जी ये तो कर सकते थे। लेकिन उधर से कांग्रेस को देखो, उनके राजस्थान से भीड़ पैदल चल रही है, वहां उनके लिए बसें नहीं है, लेकिन नोएडा के बॉर्डर पहुंचाने के लिए बसें हैं इनके पास। ये राजनीति नहीं तो क्या है? क्या ये मजदूरों की, ये प्रवासी मजदूरों की हेल्प कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, और ये दोनों दल मिलकर राजनीति कर रहे हैं। चलिए आप दोनों से अब इसका जवाब। जी नेहा जी, सबसे पहले आपसे, जो प्रदीप जी ने सवाल उठाया कि जब यहाँ पर मजदूर सड़क हादसे का शिकार हो रहे थे, सामने से प्रस्ताव आया, अगर कुछ बसें फिट लग रही थी तो उन्हीं को चलने की परमिशन देनी थी, सभी बसों को आपने वापस भेज दिया, किसी एक बस में भी मजदूरों को जाने क्यों नहीं दिया गया? क्या क्रेडिट ले जाने का डर सता रहा था? कायनात जी, जैसे कि पहले ही जिनकी कथनी और करनी में फर्क हो, उनकी जांच के लिए पहले तो 4 दिन इसी चीज में खराब हुए कि इन लोगों ने मोटरसाइकिलों और ऑटो रिक्शा और 2 व्हीलर्स का हमारे को वो ब्यौरा दिया। या तो साफ बोल देते कि हमारे पास इतने स्कूटर हैं, इतने 2 व्हीलर्स हैं, आप हमें परमिशन दे दीजिए। जब यूपी सरकार ने उनसे ब्यौरा मांगा कि आप कौन कौन से वाहन भेज रहे हैं, उसका ब्यौरा दीजिए ताकि हम उसे अनफिट या फिट तो देखें कि वहाँ जो परमिट योग्य है या नहीं है। ऐसे तो नहीं कोई भी बस जो अनफिट है उनको भी अलाउ कर दे, मतलब मजदूरों की जान से तो हम खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। तो ये 2 दिन तो इन लोगों ने इस चीज में ही बर्बाद किए कि झूठ कहा कुछ, दिखाया कुछ। अब आगे क्या केंद्र सरकार, मतलब यूपी सरकार इतनी वेली बैठी है कि वो इन्हीं के प्रोपेगेंडा में और आगे इनको चेकिंग करती रहे। तो इनकी सीधी सी बात है, जब ये सच बोलना सीखेंगे तो हर बात इनकी मानी जाएगी। जब तक ये झूठ का सहारा लेंगे कोई इनकी बात नहीं सुनेगा। और जोन सी इनकी ठीक बसेज है उसे यूपी सरकार ने चलाने के लिए परमिशन भी दे दी है। तीसरी बात मैं ये कहूंगी, मनरेगा, अगर ये कहते हैं कि भाजपा सरकार जो है, मोदी सरकार, वो बिल्कुल संवेदनशील नहीं है मजदूरों के लिए, तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी, मनरेगा में किसी को लोन नहीं दिया जा रहा।
वहाँ पहले 60,000 करोड़ का था, उसमें 40,000 करोड़ और ऐड करके 100,000 करोड़ का पैकेज सिर्फ और सिर्फ गरीब मजदूरों और किसानों के लिए राहत पैकेज निकाला। चलिए, जो मुद्दा है उसी पर रहते हैं, जो मुद्दा है उसी पर रहेंगे। आगा जी, आगा जी, तो मैं बताऊंगी नहीं करा क्या? आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने। आज जो कामकाज खोले गए हैं सारे मजदूरों के लिए तो खोले गए हैं, कोई आपको बैठ के राजनीति करने के लिए थोड़ा। आगा जी, सबसे पहले जो प्रदीप जी ने सवाल यहाँ पर किया था कि राजस्थान से भी पलायन मजदूर जो है कर रहे हैं, पंजाब से भी मजदूरों ने पलायन किया, तो वहां पर ये ऑफर क्यों नहीं किया गया कांग्रेस नेताओं की ओर से कि आप बसों में जाइए, हमसे बसें लीजिए? क्यों कांग्रेस की महासचिव जो है यूपी में ही ये प्रस्ताव देती हैं कि हमसे बसें लीजिए, मजदूरों को यहाँ से जो है बहुत दिक्कत हो रही है जाने में? क्या सिर्फ इसलिए कि 2022 में चुनाव है यूपी का? आपको ये समझना होगा कि पहले तो पंजाब और राजस्थान सरकार ये कांग्रेस शासित राज्य है और इन सरकारों ने पूरी व्यवस्था मजदूरों के लिए बिल्कुल गलत तक पहुंचाने की बिल्कुल गलत। और आप मेरी बात सुने, पूरी बात होने दीजिए मान्यवर। चलिए प्रदीप जी सुन लेते हैं पूरी बात, उसके बाद आपको मैं पूरा मौका दूंगी यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चनिंग का। जी, अब रही बात यूपी की, क्योंकि प्रवासी मजदूर पूरे देश में सबसे ज्यादा यूपी से आते हैं, ये सबको मालूम है। अब आप बाबू ये यूपी सरकार की निर्ममता है। अब हमने यूपी के अंदर हमारे जो माननीय प्रियंका गांधी यूपी की प्रभारी हैं, उन्होंने जब ये देखा और यह कांड हुआ, ऐसे दर्दनाक इसके हादसे होते चले जा रहे हैं, दुख और पीड़ा का पराकाष्ठा सब पार हो चुका, जब इतनी ज्यादा बेहिसी हो चुकी कि सरकारों ने आंख पर पट्टी बांध दी, तब हमारे माननीय प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों के लिए अनुमति मांगी उत्तर प्रदेश सरकार से। उन्होंने अनुमति दे दी कि बोला उन्होंने कि बस लेकर के आप आ जाइए। उन्होंने लिस्ट मांगी, उससे पहले उन्होंने लिस्ट मांगी, हमने लिस्ट सौंप दी। उसके बाद लिस्ट फिटमेंट के अंदर इनके सर्दी पुरजे वाला बोलते हैं टाइपिंग एरर हो गया। इंश्योरेंस के नाम पे रोकी है, जिनका इंश्योरेंस मार्च के बाद, अरे आप सुनिए, मार्च के बाद रोका गया। 1000 कहा, 1049 पते आप महाराष्ट्र का बताइए, भाजपा वालों के आंखों पे चश्मा ऐसा चढ़ा हुआ है, झूठी भाजपा वाले जिनको रात देखते हैं और आपको महाराष्ट्र में संवेदनशील कहते हैं। चलिए आप दोनों की बात हो गई, प्रदीप जी को सुन लेते हैं। प्रदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रदीप जी। इंदिरा गांधी जी की पोती माननीय प्रियंका गांधी जी ने 100 रुपए लगा दी 1049 बसों। चलिए आगा जी बात आपकी ले ली, आपकी बात सुन ली, अब आप सुन लीजिए। जी एक मिनट जी 879 बसें इन्होंने माना कि हमारी वो नंबर अलग थे, वो इस चीज के थे 879 बसें सरकार, फिर उसके बाद 282 बसों को उन्होंने फिटमेंट के थ्रू उन्होंने इंश्योरेंस और कागजात के बिना अब मैं पूछता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार ने 592 हमारे मजदूर भाइयों को रोका गया। मजदूर भाई अगर बाइक पे बिठा के हम भेज दें, ऑटो पे बिठा के हम भेज दें, चलिए दोनों की आपकी बात सुन ली। अब थोड़ा सा आप शांति से और संयम से बात सुनिए। अरे सरकार के अंदर इनकी बात चलती रही, सारी जिम्मेदारी बनती है, उसे बचाने की कोशिश न कीजिए। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर राशन के ऊपर, सैनिटाइजेशन के ऊपर, पीपीई किट के ऊपर, प्रवासी मजदूरों के ऊपर हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल है। हर तरह से ये विफल हो चुकी सरकार है। ये निर्मम निकम्मी। चलिए इस पर जरूर आएंगे नेहा जी, इस पर जरूर पूछेंगे सवाल आपसे, सवाल जरूर मेरा रहेगा। प्रदीप जी कुछ भी नहीं कर पाएगी, यही रीजन है कि वो बदलाए हुए हैं। जी प्रदीप जी आप रखिए अपनी बात। कांग्रेस के मित्र शायद वास्तविकता से थोड़ा सा दूर हैं। देश के नेशनल टीवी पर बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत और बहुत गलत बातें कर रहे हैं। मैं आपको NH1 की एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें पूरे देश के हर नेशनल सुन तो लो आगा यूनुस जी सुन लीजिए। सुनाने के लिए टीवी चैनल नहीं हुआ करते। वो जो आप सुना रहे हो वो तो कहानी भी नहीं है।
जो आप सुना रहे हो तो वास्तविकता से परे है। अंतिम चलिए, सत्य है। आंखों देखी ही बताएंगे या सुनी आंखों हुई देखी बता रहा बताएंगे? हूँ आपको। चलिए सुन लीजिए। यमुनानगर और अंबाला में जिन प्रवासी मजदूरों को पुलिस ने खदेड़ा, वो चीख चीख के हर नेशनल टीवी को बता रहे थे कि हम अमृतसर से, राजपुरा से, खन्ना से और पटियाला से और बठिंडा से आए हैं। ये भूल गए? सिर्फ वही आता है क्या? नहीं नहीं, आप मैं कह रहा हूँ उन बसों को वहाँ भेज देते, उन बसों को वहाँ भेज देते। कांग्रेस वालों के मोबाइल अगर पे ये नहीं आता। अगर यूपी में कांग्रेस वालों को बीमारी है कि इनको आईना ना दिखाया जाए, बस। वो महिला जिसका पति मर चुका था, जिसका शव घर पे था, कांग्रेस वालों प्रदीप को जी, यहाँ बीमारी ये है। लग रहा है कि कोई भी अपनी कांग्रेस वालों गलती को नहीं बीमारी है। मानेगा। यहाँ पर सभी, यहाँ अगर किसी की कोई कमी है, गलती है, वो अपनी गलती को छुपाने के लिए कांग्रेस सामने वाले वालों की को गलती को बीमारी बड़ा है करके जरूर कि बताएगा। आप जब इनको आईना दिखाओगे तो ये कुछ भी बोलने लगेंगे। कांग्रेस वालों को एक बीमारी है कि आप इनको आईना दिखाओगे तो ये कुछ भी बोलने लगेंगे। कोई भी अगर केंद्र सरकार को दिखाइए, कांग्रेस को कांग्रेस की सत्ता नहीं है। तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। बांटे जाते हैं राज्यों में। आप अपना मजदूर चेहरा देश देख के के वासी डर हैं, जाते हैं। मजदूर देश के निर्माता हैं, मजदूर के लिए क्यों नहीं उन देश के निर्माताओं को आपके मुख्यमंत्री भगा रहे थे। सवाल उठता है, सवाल हमसे कोई सवाल करता चूक तो हुई है, चूक तो इस मामले में हुई है और अब इस चूक को लेकर के राजनीति भी होने लगी है। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर शुरुआत में ही जो फैसले यहाँ पर लिए गए, स्टार्ट से ही अगर इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए फैसले लिए जाते, तो क्या मानते हैं ये सारे हालात इस तरीके के नहीं होते? और जो पहले चूक हो गई है, अब उसी पर यहाँ पर कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग करने के लिए या उसे ढकने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, चाहे राज्य सरकारें अब अपने स्तर पर पॉलिटिक्स करने पर उतर आई हो। देखिए कायनात, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसी भी राज्य में रही हो, उसके वो सारी राजनीति में उतरी है। अब आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में रोजाना अफवाह उड़ती है, मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं। कौन अफवाह उड़ाता है? प्रदेश, वहाँ की प्रदेश सरकार तो अफवाह उड़ाने से रही। अरे गुजरात का भी चुनाव ले लो भाई साहब। अरे देखिए, आप तो सिर्फ सेलेक्टिव हो रहे हैं। अगा जी सुन लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं शायद इन सज्जन को सुनो तो सही कायनात, शायद इन सज्जन को इनके दिमाग में एक चिप लगा दी गई है। आप ये नहीं सोच रहे कि मैं किसका पक्ष ले रहा हूँ, आपको ये समझ अगा में नहीं आ रहा जी कि मैं किसका पक्ष ले रहा किसके हूँ। पक्ष में? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? कांग्रेस भी तो वहाँ पर सहयोगी है सरकार ये में। इनको वो ये यही समझ में बात नहीं आ कर रही रहे कि हैं पक्ष किसका कि अगर है। महाराष्ट्र में सड़क पर मजदूर आते हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? इनके दिमाग में एक चिप लगा के नहीं दे रहे राज्यों को। मोदी जी ने सारे मैं पक्ष इनका ले रहा हूँ। पीएम केयर फंड में देश का पैसा जमा कराया, जिसकी न कोई जांच है, न कोई पड़ताल है, न कोई सीएजी आदि का। और यही पैसा पहले राजीव गांधी के अकाउंट में आता था। बताइए, जवाब दीजिए। ये पीएम केयर फंड उन्होंने बनाया था क्योंकि उनको पता था जब वो लेते रहे तो कोई बात अगर आप नहीं। दोनों लोग चुप नहीं होंगे, आपका ऑडियो मुझे म्यूट कराना पड़ेगा मजबूरन। टाइम में बना था। अगर आप बात नहीं सुनेंगे और अपनी ही कहते चले जाएंगे तो मैं आपकी आवाज यहाँ पर म्यूट करा दूंगी। किसी ने बोला था कि राजीव गांधी के उसमें कैसे, जब उसने राहत के लिए नेहा जी आपकी बात सुनेंगे, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। अगा जी मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, अगर आप चुप नहीं हुए तो म्यूट करा दूंगी मैं आपकी आवाज को। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मेरी फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म हो रही है। प्रदीप जी आप अपनी बात रखिए। मेरी फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म हो रही है, तो आप मुझसे जो लास्ट कमेंट लेना चाहती है ले लीजिए। बिल्कुल प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के होते हुए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो है वो आपके टाइम के, कांग्रेस के टाइम के राजीव गांधी जी ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। उनके पास पैसे आते थे तब कोई पार्टी नहीं बोलती थी कि इसका ब्यौरा दीजिए। आज शर्म भी आती है, आप लोग इस चीज का ब्यौरा मांगते हैं। आप दोनों लोग जो बात कर रहे हैं ना तो हम समझ पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं। पीएम केयर फंड कोई बात यहाँ ना तो हमारी आपकी पल्ले पड़ रही है ना दूसरे लोग ही इस बात को समझ पाएंगे कि आप कह क्या रहे हैं, किस बात पर आप बहस कर रहे हैं। सिर्फ शोर शराबा हो रहा है, शोर शराबे के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। कायनात इनको भेजा ही शोर मचाने के लिए गया है, वही काम कर रहे हैं। मेहरबानी करके, इतना गंभीर मुद्दा है, इतनी गंभीर समस्या देश के सामने है, अगर उस पर बात करें दोनों आप लोग मिलकर सहयोग से इस पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, सरकारें कैसे आपसे
सहयोग उनका समस्या से संतुलन कोई बिठा लेना देना सकती नहीं हैं, है। इनको शोर सामंजस्य मचाने के लिए कैसे भेजा लाना गया है, है। इस पर बात करें, बजाय इसके कि हमने ये किया, आपने ये क्यों नहीं किया, या ये अगर ऐसा हो गया तो ऐसा कैसे कर दिया, इसके लिए जिम्मेदार कौन। सब पर बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो समस्या है उस पर बात कर लेते हैं। जी प्रदीप जी। जी कायनात, मेरे मित्र को ये समझ में नहीं आया कि मैं इनके पक्ष में बोल रहा था। इनको यही समझ में नहीं आया, पता नहीं इनको इनकी वो शायद वो फ्लॉपी में एक ही चीज भरी हुई है कि बस मैं उस प्राइम मिनिस्टर को गाली देना शुरू कर दूं, बस तब ये खुश हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में अगर भीड़ इकट्ठी होती है तो वो सरकार नहीं करती, वो विपक्ष का काम है। आत्मा आपकी कुछ और है, लेकिन चेहरा देश के सामने प्रदीप जी, आप अपनी बात जारी जनता रखिए के जी। सामने भाजपा उजागर हो चुकी है। क्यों नहीं पूछते आप केंद्र सरकार से? एक बार भी आप नाम नहीं ले रहे। अगर आप पूछते केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार है, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया प्रवासी मजदूरों के लिए, यूनुस जी कोई वहीं काम क्यों आएंगे, नहीं किया? अगर कोई यूनुस योजना जी क्यों नहीं अगर बनाई? यूनुस क्यों जी नहीं वहीं पूछते आप? आएंगे कि अगर आप अगर पूछते तो लॉकडाउन मैं 4 कहता में हूं हम कि हैं आपने तो इस दुकान लॉकडाउन खोली, से किसी और किसको चीज़ क्या की मिला दुकान है। खोल रहे हैं। अभी तक समस्याओं को ही हम यहाँ पर देखते आ रहे हैं, समस्या कितनी सुलझी है इस पर भी आएंगे। प्रदीप जी क्या लग रहा है इस वक्त अब सबका ध्यान यहाँ पर कोरोना से हटकर, मजदूरों की समस्या से हटकर ये हो गया है कि हम मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं या हमने क्या किया है, ताकि जहां पर चुनावी जो राज्य हैं, आने वाले वक्त में जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां पर अपने आप को ये दिखाया जा सके कि वो कितने बड़े हमदर्द हैं। और इस वक्त सबसे ज्यादा कौन ये करने की कोशिश कर रहा है? कायनात सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस रफ्तार से कोरोना के मामले देश में बढ़ रहे हैं, जो 6000 से ऊपर रोजाना होने लगे हैं, उसमें आप अगर ये इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो पहले चुनाव की बात तो भूल जाओ जी। पहले कोरोना को काबू में कर लो, पहले अपने देश के नागरिकों की जान बचा लो, उसके बाद चुनाव की बात कर लेना, बुरे जो भी फायदे और नुकसान की बात है उसके बाद कर लेना। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये चीजें ढील दी जा रही है, जिस तरीके से जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि लॉकडाउन कर दिया, तो ये लॉकडाउन नहीं होता तो आज हमारे यहाँ कोरोना के मरीजों की तादाद कई गुना बढ़ गई होती। और ये लॉकडाउन तोड़ने का, लॉकडाउन हटने का, लॉकडाउन में ढील का, लॉकडाउन को गंभीरता से ना लेने का परिणाम है कि हम अब लाख की संख्या पार कर चुके हैं, 1,20,000 से भी ऊपर, 1.25 लाख के करीब जा चुके हैं। फिलहाल गंभीरता को समझे, राजनीति छोड़ दें, सभी दल मिलके फिलहाल कोरोना पे काबू पा लें, प्रवासी मजदूरों को अपने अपने घर भेज दें। उसके बाद किसकी जिम्मेवारी क्या बनती थी, किसकी कमी थी, किसको करना चाहिए था, ये सारी जिम्मेवारियां तय कर लेंगे। ये दुनिया, ये देश की जनता अच्छी तरह से समझती है और देश की जनता को टीवी पे जवाब नहीं देती, देश की जनता सड़क पे आके जवाब नहीं देती, वो चुनाव के बटन में ही जवाब देती है। तो वो अगर जनता को ये लगेगा कि गलती बीजेपी की थी तो बीजेपी को निपटा देगी, और देश की जनता को लगेगा कि गलती किसी और पार्टी की थी तो उसे निपटा देगी। ये देश की जनता तय कर देगी। ये टीवी पे चीख के या कहोगे कि फलाना ठीक नहीं है या वो ठीक नहीं है, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल जरूरत है कोरोना को काबू पाने की, तो इन प्रवासी मजदूरों को अपने घर भेजने की, जो सड़क पे नंगे प्रदीप जी चल रहे हैं। इस बीच आप कैसा देख रहे हैं तालमेल की, जहां सबसे ज्यादा जरूरत होनी चाहिए थी, आप कोऑर्डिनेशन आप कैसे देख रहे हैं? राज्यों के बीच और केंद्र के बीच रह गया है। देखिए, जब स्टेट में अलग अलग पार्टियों की सरकार होगी तब ये तालमेल की कमी हर जगह दिखाई देगी और बिल्कुल सामने होगी, बिल्कुल सामने होगी। सरकार भाजपा की, बिहार में सरकार भाजपा की, केंद्र में सरकार, सुनिए आप यही तो कह रहे हैं ना, डबल इंजन वाली सरकारों का तो बुरा हाल हो चुका है। मान्यवर, कहाँ से कौन से गणित ला रहे हैं? गुजरात में कौन सी फ्लॉपी दिमाग में भर के बैठे हैं? अरे आपका तर्कहीन है, आप तर्कहीन बातें प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं तर्कहीन नहीं हूँ, आपको ज्ञान ही नहीं है, आप सुन ही नहीं रहे हैं आगा जी, आप सुन ही नहीं रहे हैं, सुनने का प्रयास तो कीजिए, आपको नॉलेज ही नहीं है, सुनिए फिर समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मतलब है उनकी बात का। और मुझे अफसोस है कि कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी ने आपको बिठा दिए हैं। मुझे अफसोस है कि ऐसे लोगों को बिठा दिए जिनको ज्ञान ही नहीं है। राजनीति हमारा सेवा के लिए, हम राजनीति में आते हैं, सेवा हमारा धर्म है। वो दिख रहा है, वो आपकी भाषा से दिख रहा है कि आप कैसी सेवा करते होंगे। मेरा गुनाह हो सकता है, हम मजदूर आपको राजनीति का ज्ञान नहीं है, सेवा तो तब करेंगे। अरे
पूछिए केंद्र सरकार से कि 498 बस केंद्र सरकार से पूछिए, राज्य सरकारों से कुछ न पूछे। के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया और 1,05,000 केसेस हो गए और 3,000 से ऊपर मृत्यु हो चुकी और लॉकडाउन हटा दिया गया और 55,000, 60,000, 70,000 पे तो शराब की दुकानें खोल दी गई। आप क्या पूछते हो? 50,000 पे शराब की दुकानें खोल दी गई, 70,000 पे गाड़ियां चला दी गई। ये क्या कौन सी पंजाब में सरकार है? शराब की दुकानें नहीं खुली? अरे ये सरकार बिल्कुल भी इसके अंदर सक्षमता नहीं है, इसके अंदर पढ़े लिखे लोगों का अभाव है, इसके अंदर जानकारी का आगा अभाव है, जी इसके अंदर जो अभी आपने सवाल किया वो इसके सवाल यहाँ अंदर- पर प्रदीप जी ने भी किया और मैं भी वही करना चाहती हूँ। आप मैं- ये मैं कह रहे हैं एक कि बात केंद्र इनको ने बताना फैसला चाहता लिया, हूँ, शराब की तो दुकानें इन्होंने- खोल दी। इन्होंने बहुत राज्य अच्छी बात सरकारों को कही। अगर अपने लोगों की इतनी चिंता थी, अपने प्रदेशवासियों की इतनी चिंता थी, तो इनको- राज्य सरकारें अपने स्तर पर कायनात फैसला ले इनको तो सकती ये थी। भी ज्ञान नहीं है राजस्थान कि सरकार ने केंद्र क्यों के अलाउ किया? लॉकडाउन बढ़ाने से पहले पंजाब हमारी सरकार ने क्यों अलाउ लॉकडाउन किया? कर दिया था। पूरे इनको तो ये भी ज्ञान नहीं है। आप अगर 1 मिनट का मौका दें, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, 1 मिनट। पूरे कोरोना प्रकरण में जो हमारे देश में कोरोना आया, पहला कोरोना केस हमारे देश में 30 जनवरी में आया, 15 दिसंबर में चाइना में आया, 30 जनवरी तक साउथ कोरिया ने अपने देश में इतनी किटें बना ली, लगभग 25% ऑफ द पीपल इतना इंतजाम कर लिया और उन्होंने हर किसी की टेस्टिंग की। ताइवान वहां से 120 किलोमीटर दूर है, उन्होंने कोई लॉकडाउन नहीं किया और सिर्फ 4 मौतें हुई और 10 से ज्यादा केस नहीं होने दिया उन्होंने, ताइवान ने। अगर हम बात करते हैं अपने देश, 30 जनवरी तक हमारी केंद्र सरकार पकौड़े चल रही। ये कह रहे हैं ना कि चुनाव चुनाव चुनाव, मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। 23 जनवरी के बाद 15 फरवरी के बाद 24 फरवरी में चलिए नमस्ते इंडिया जल्दी तक, से अंतिम नमस्ते प्रतिक्रिया इंडिया, प्रदीप एक जी, मिनट, क्या नमस्ते मानते इंडिया हैं, का क्या लग दंडवत रहा है करवा कि रही इस थी। वक्त जो है अरे, समस्याओं की उस तरफ वक्त दंडवत ध्यान करवा ज्यादा रही है थी, या अपनी जिसने गुजरात अपने को आप को तबाह कर बचाने दिया, की तरफ? अहमदाबाद को सियासी जो तबाह कर दिया। सियासतदान आप है सोचिए, अपने अस्तित्व को अभी बचाने की सोचते तरफ ध्यान रहिए, ज्यादा है। 30 जनवरी तक देखिए, हवाई जहाज सभी आ रहा पार्टियों को कोरोना जो है, एक सभी मिनट, सरकारों एक को मिनट, आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 20 जनवरी तक ये पूरे अगा दुनिया जी, को मालूम अंतिम है कि प्रतिक्रिया कोरोना मुझे लेनी है, जहाज से वक्त होके बहुत आया। कम बचा और है। जी, जहाज से प्रदीप होके जी। आया तो जहाज 20 जनवरी तक बिना किसी ये जांच के आते रहे। कायनात ये इन्हीं से ले लो सरकार अंतिम की प्रक्रिया भी। जिम्मेदारी है। आगा जी ठीक है, आप मानते हैं सभी तरीके से केंद्र जिम्मेदार है, लेकिन जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी तो बनती है, कर्तव्य कुछ उनका भी तो है। वो भी इन्हीं से ले लो। कर्तव्य कुछ उनका भी तो है, वो अब किस तरीके की राजनीति करने पर उतर आए सरकार हैं। बना के जाएंगे। और आप 22 मार्च में शपथ लेते हो, मध्य प्रदेश में सरकार बनाते कहते हो, फिर चलो कोरोना का इलाज करते हैं, फिर उसके बाद आके कहते हो कि मैं लॉकडाउन करता हूँ। कोई योजना चलिए। नहीं, योजना विहीन, निर्मम, निष्ठुर, बयानवीर, गरीब विरोधी सरकार है भाजपा, जिसके पास कोई दूरंदेशी नहीं है। अब बिल्कुल इसके अंदर कोई भी आप चलिए, निश्चित दूरंदेशी कर लीजिए, सरकार के भाजपा पास नहीं है, लेकिन जनता विपक्ष के भी हित है, हमारा गरीब जो है को- वो गंभीर पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कोरोना को लेकर लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन में मजदूरों की समस्याएं यहां पर प्रबल तरीके से सामने आई, विकराल रूप धारण कर गई हैं और अब उन समस्याओं को लेकर राजनीति होना शुरू हो गई है। राजनीतिक रोटियां सिकने लगी हैं और राजनीतिक दल जो कमजोर हो चुके थे खुद को, अब यहां पर इस महामारी के दौर में, कोरोना के दौर में मजदूरों के मुद्दे के बलबूते मजबूत करने में जुट गए हैं। विडंबना यही है कि यहाँ पर इस वक्त इस महामारी से लड़ने के बजाय सभी आपस में लड़ने में जुट गए हैं। उम्मीद यही करते हैं कि वक्त रहते यहाँ पर सभी जो है ये समझे कि यहाँ पर अलग अलग होकर या आपस में लड़ने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर एक साथ आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर सभी रहेंगे, तो ही हम कोरोना को हरा पाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।